हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी हरियाणा सुपर 100 की सीरीज जो है वो चल रही है। तो इसी सीरीज में आज हम लेकर आए हैं पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के आगे की कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जो क्वेश्चन नंबर 31 था पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में, वो था यदि कोई मूलधन P अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष में क्यों हो जाता है, तो वही मूलधन P वार्षिक रूप से संयोजित S% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष में क्यों हो जाता है। तो आपको R और S के बीच में रिलेशन बताना है कि वो ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन हमें क्या दी गई है कि जब हमारा इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली होता है, तो जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, R/2%। अब जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल P इंटू में 1 प्लस R/100 पावर T। ये जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, तो इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हमने अमाउंट की जगह क्यों रख दिया, प्रिंसिपल की जगह P इंटू में 1 प्लस R/2 इंटू 100 की पावर 2 टाइम जो हमारा था, क्योंकि हाफ ईयरली काउंट कर रहे हैं तो यानी कि साल के अंदर 2 बार हो जाएगा। ठीक है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट को ईयरली ले रहे हैं तो हमारा टी जो है टाइम वो कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से अमाउंट किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस S/100 की पावर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों जगह पे अमाउंट है, इन दोनों अमाउंट को हमने इक्वल रख दिया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, P इज इक्वल टू 1 P इंटू में ब्रैकेट 1 प्लस R/2 इंटू 100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू में 1 प्लस S/100। तो प्रिंसिपल जो P है दोनों साइड से वो कट हो जाएगा। अब जो हमारे पास क्या बचेगा बाकी, ब्रैकेट में 1 प्लस R/200 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस S/100। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे स्क्वायर वगैरह को, तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, R² प्लस 400R इज इक्वल टू 4 टाइम S। अब देखिए, जो यानी कि R का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं उसको 400 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसको ऐड कर रहे हैं, तब वो किसके इक्वल आ रहा है, 4 टाइम S के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि जो हमारा S है वो ग्रेटर देन है R से। ठीक है, तो R और S के बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा कि जो हमारा R है वो लेस देन है S से, यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली हम ले रहे हैं वो कम बनेगा बजाय कि एनुअल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयताकार फर्श की लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 2.2 मीटर है। 140 सेंटीमीटर गुना 60 सेंटीमीटर आकार की टाइलें इस प्रकार बिछानी होंगी कि टाइलें एक दूसरे से ना ढके। एक टाइल को किसी भी दिशा में रखा जा सकता है जब तक कि उसके किनारे फर्श के किनारों के समानांतर हों। तो फर्श पर अधिकतम कितनी संख्या में टाइलें लगाई जा सकती है। तो हमें जो है यहाँ एक फर्श के ऊपर टाइलें लगानी है, तो उन टाइलों की संख्या बतानी है कि कितनी लग सकती है। देखिए, सबसे पहले हमें फ्लोर की लंबाई और चौड़ाई दी हुई थी, लंबाई 4 मीटर, तो यहाँ से इसको कन्वर्ट कर दिया हमने 400 सेंटीमीटर। चौड़ाई थी 2.2 मीटर, तो कितनी बन गई, 220 सेंटीमीटर। जो टाइल की लंबाई थी वो कितनी थी, 140 सेंटीमीटर, और चौड़ाई है 60 सेंटीमीटर। अब उन्होंने कहा हमें एक फर्श है आयताकार, इसके ऊपर जो टाइल्स लगानी है इस तरीके से, ठीक है, एक एक कर करके। तो इन टाइलों को अब हम दो तरीके से रख सकते हैं, इन्होंने हमें बताया नहीं किसी भी तरीके से कि लंबाई को कहाँ रखना है या चौड़ाई को कहाँ रखना है। तो उस अकॉर्डिंग हम इनको दो तरीके से रख सकते हैं कि एक तो जो है लंबाई को क्या है हम ऐसे रखें, तो लंबाई हमारी जाएगी 140 और ये चौड़ाई हो जाएगी 60। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम इनको इस तरीके से रखें कि जो हमारे पास लंबाई है वो 160 हो और चौड़ाई कितनी हो, यहाँ आ जाएगा और ये 60 हो जाए। ठीक है, इस तरीके से इन दो तरीकों से हम रख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम पहले तरीके से रखते हैं
तो उसमें हम कैसे निकालेंगे टाइलों की संख्या? अगर हमने लंबाई 140 सेंटीमीटर ली और चौड़ाई जो है 60 सेंटीमीटर, इस तरीके से अगर हम टाइलों को रख रहे हैं तो इसके लिए क्या आ जाएगा? लंबाई में टाइलों की संख्या कैसे आएगी? 400 बटा में 140, यानी कि यहाँ से 2.85 करके जो राउंड ऑफ आएगा वो आ जाएगा, 2 पूरी टाइल्स रखी जाएंगी। अगर चौड़ाई के हिसाब से करेंगे तो 220 पूरे फर्श की है, बटा में एक टाइल की चौड़ाई कितनी है? 60 सेंटीमीटर। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3.67, यानी कि अप्रोक्सीमेट 3 पूरी टाइलें जो वो रखी जा सकती हैं। तो इस तरीके से लंबाई गुना चौड़ाई के हिसाब से हमारे पास 2 गुना 3 यानी कि 6 टाइलें जो हम लगा सकते हैं। अब अगर हम टाइलों को दूसरे तरीके से रखते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कैसे होगा हमारा कि अब जो हमने टाइलों को घुमाकर रोटेट करके रखा तो टाइलों की संख्या कितनी हो गई? लंबाई कितनी बन गई? अब 60 सेंटीमीटर। तो 400 जो पूरे फर्श की लंबाई है बटा में 60 एक टाइल की लंबाई, तो ये यहाँ से अप्रोक्सीमेट आ जाएंगी 6 टाइलें। चौड़ाई के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 220 फर्श की लंबाई थी, 140 अब इस टाइल की लंबाई है, तो 220 बटा में 140 यहाँ से आ गई अप्रोक्सीमेट एक टाइल। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारी टोटल टाइलें बनेगी, तो 6 इंटू 1 यानी कि 6 टाइलें। तो दोनों ही तरीके से हम जो है इस आयताकार फर्श के ऊपर ज्यादा से ज्यादा 6 टाइल्स जो है वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 6√3 सेंटीमीटर है और विकर्ण की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का कुल सतह क्षेत्रफल क्या है? अब देखिए हमें एक घनाभ यानी कि एक क्यूब दिया हुआ है, क्यूब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जोड़ यानी कि L प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू 6√3, ये हमें दे रखा है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, और इसके विकर्ण की लंबाई, डायगोनल की लंबाई कितनी है? 2√3 सेंटीमीटर। तो जो क्यूब का डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये देखिए आपके पास इस तरीके से एक क्यूब होता है, ठीक है। तो आपको क्या दिया गया है? इस क्यूब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जोड़ जो है वो 6√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका डायगोनल है वो 2√3 दिया हुआ है। तो डायगोनल का फॉर्मूला लगा दिया हमने, स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखिए, जो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस बी एच ब्रेथ इंटू हाइट प्लस एच एल हाइट इंटू में लेंथ। अब यहाँ से देखिए, इन्होंने डायगोनल हमें 2√3 दिया हुआ था, तो 2√3 किसके इक्वल आ गया? रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दोनों साइड में हम क्या कर देंगे? स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब यहाँ के बाद, इसके बाद हमें क्या दिया हुआ था? लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट इज इक्वल टू 6√3 दी हुई थी, ठीक है। और टोटल जो सरफेस एरिया है वो हमारा, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब जब इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ से जो है हम एल प्लस बी प्लस एच की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। यहाँ से जो एल प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू 6√3 है, आप इसके दोनों साइड पे स्केलिंग कर देंगे, तो आपके पास क्या बनेगा? एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 6√3 का होल स्क्वायर। जब आप इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह आप जो है 12 पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? एल स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एल बी प्लस 2 बी एच प्लस 2 एच एल, ये फॉर्मूला बनेगा। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह आप क्या पुट कर देंगे? 12 पुट कर देंगे। इन तीनों में 2 कॉमन निकाल देंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बन जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे
तो आपके पास जो टोटल सरफेस एरिया है वो आ जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि A रेशो B इज इक्वल टू है 7:8 एंड B रेशो C इज इक्वल टू है 7:9, तो आपको बताना है कि A रेशो B रेशो C क्या होगा। अब देखिए, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देती हूँ। अगर आपको 3 रेशो दिए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको A रेशो B दे दिया गया और B रेशो C, तो आप इसको लिख लेंगे A रेशो B को, और B के नीचे से स्टार्ट करके लिखेंगे B रेशो C। ठीक है, तो जो A की वैल्यू बनती है वो बनती है यहाँ से A और B की मल्टीप्लिकेशन से, जो B की वैल्यू बनती है वो बनती है B और B की मल्टीप्लिकेशन से, और जो C की वैल्यू बनती है वो बनती है B और C की मल्टीप्लिकेशन से। जैसे कि आप देखिए, हमें क्या दिया हुआ है, A रेशो B की जगह दिया हुआ है 7:8 और B रेशो C की जगह क्या दिया हुआ है 7:9। तो आप जो है पहले 7 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन गया, आपके पास ये बन जाएगा 49 रेशो, फिर B को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, और जब आप B को C से करेंगे तो कितना बन गया 72। तो ये आपका आंसर आ जाएगा A रेशो B रेशो C की वैल्यू। ठीक है, तो आप इसको इस शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि इफ 4 पावर x माइनस 4 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू है 24, तो आपको निकालना है 2x की पावर x किसके बराबर होगा। अब देखिए, आपने 4 पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 24, तो आप यहाँ से इसको कैसे लिख सकते हैं कि 4x एज इट इज लिखा माइनस 4x माइनस 1 को आप ये लिख सकते हैं कि 4x इंटू में 4 की पावर माइनस 1, क्योंकि आपको पता है अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, इक्वल टू 24। यहाँ से ये 4 पावर माइनस 1 का मतलब क्या होगा 1/4, तो ये क्या बन गया 4x माइनस 4x इंटू में 1/4 इज इक्वल टू 24। अब इन दोनों के अंदर हमने 4 के पावर x को कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या रह गया हमारे पास 4x इंटू में 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 24। अब भी आप इसको जब सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1/4 को, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4 इंटू में 4 पावर x इज इक्वल टू 24। 3/4 उधर चला जाएगा तो आपके पास उस साइड में बन जाएगा 32, और इधर जो है 4 को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 2x इज इक्वल टू आपका बन गया 2 की पावर 2, 2 की पावर 5। यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपके पास बेस सेम है तो इसका मतलब पावर इक्वल होंगी, तो 2x इज इक्वल टू आ गया 5, x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। अब आपको निकालना क्या है, 2x की पावर x निकालना है, तो यानी कि 2 इंटू में x की जगह क्या पुट कर दिया 5/2, तो 2 से 2 कैंसिल होके क्या रह गया 5, और होल पावर क्या बन गया 5/2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 25√5। ठीक है, तो आपके पास 2x की पावर x की वैल्यू कितनी आ गई 25 इंटू में √5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी बिंदु P की x अक्ष से लंबवत दूरी 5 इकाई है और लंब का पैर x की ऋणात्मक दिशा पर है, तो बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा। इसको जो है आप अपना x एक्सिस और y एक्सिस बनाकर जो है उस तरीके से भी कर सकते हैं। ये आपके पास x एक्सिस होती है, इधर पॉजिटिव होता है, इस साइड माइनस नेगेटिव। ऊपर की तरफ पॉजिटिव y एक्सिस होती है और नीचे की तरफ नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा आपको कि P की x से लंबवत दूरी 5 इकाई है। P एक कोई पॉइंट है, वो इस x एक्सिस से 5 यूनिट की दूरी पर है। अब वो 5 देखिए 5 यूनिट यानी कि इधर होगा। ठीक है, इस साइड के अकॉर्डिंग वो यहाँ ऊपर पॉजिटिव की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ नेगेटिव की तरफ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं कि अगर वो ऊपर की तरफ होगा तो वो +5 होगा, नीचे की तरफ होगा तो -5 बनेगा। ठीक है,
और एक्स एक्सिस का उन्होंने हमें कुछ भी नहीं कहा, एक्स की कोई वैल्यू नहीं दी। तो हमने ये जो पॉइंट है हमारा अगर ऊपर की तरफ यहाँ होगा तो ये क्या बनेगा, एक्स कोमा +5, और अगर नीचे की तरफ होगा तो एक्स कोमा -5। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से जो हमारा y की जो वैल्यू है वो या तो +5 हो सकती है या -5 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 37, यदि 6 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू है 36 और 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू है 729, तो हमें निकालना है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर की वैल्यू क्या होगी। अब पहली इक्वेशन देखिए, 6 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 36, 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्केयर, बेस सेम है 6 और 6 तो पावर इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 2। दूसरी इक्वेशन क्या थी, 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 729, 729 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 6। अब इसके अंदर बेस 3 है, इसके अंदर बेस 3 है, तो पावर फिर से इक्वल रखेंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 6। अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। हमें क्या निकालना था, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर की वैल्यू। एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर का एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 6 है तो हमने 6 रख दिया, एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 6 इंटू में 2 करके मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक ठोस में एक गोलाकार सिलेंडर है जिसके ऊपर एक लंब गोलाकार शंकु है। शंकु की ऊंचाई स्मॉल h है। यदि ठोस का कुल आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना है तो वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई क्या है। इन्होंने कहा हमारे पास जो एक ठोस है उसके नीचे तो एक सिलेंडर है और ऊपर एक कोन है, ये एक पूरी ठोस आकृति है हमारे पास। अब इसके अंदर जो इन्होंने शंकु की जो हाइट दी है वो इन्होंने दे दी हमें स्मॉल h। ठीक है, अब देखिए रेडियस तो दोनों का सेम होगा क्योंकि रेडियस जो है इस सर्कुलर पार्ट से निकलेगा और वो दोनों का सेम है, तो इसका मतलब रेडियस सिलेंडर और कोन दोनों के लिए सेम रहेगी। अब सबसे पहले जो कोन का वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्केयर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्केयर एच। जो सिलेंडर की हाइट है उसको हमने ले लिया है कैपिटल एच और कोन की हाइट हमें स्मॉल एच दी हुई थी। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि ठोस का कुल आयतन, यानी कि इन दोनों पार्ट का आयतन जो मिलाते हैं हम वो ठोस का कुल आयतन बनता है, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम वो कुल ठोस का आयतन बनता है। वो किसके बराबर है, 3 गुना शंकु के आयतन के बराबर। यानी कि यहाँ से जो टोटल वॉल्यूम है वो क्या है, कोन का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम वो बराबर है 3 गुना में वॉल्यूम ऑफ कोन के। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था पाई आर स्केयर कैपिटल एच, प्लस में कोन का वॉल्यूम क्या बना 1/3 पाई आर स्केयर स्मॉल एच। ये बराबर है 3 गुना में वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि 3 गुना में 1/3 पाई आर स्केयर स्मॉल एच। ये 3 से तो 3 कट ही गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जब हमने इसको सोल्व करा है तो पाई आर स्केयर कैपिटल एच इधर रह गया, ये उस साइड चला जाएगा। उधर जाके जब इनको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को हम, तो हमारे पास जो कैपिटल एच है वो इक्वल टू आ जाएगा 2/3 स्मॉल एच के। तो हाइट ऑफ सिलेंडर हमारी कितनी निकल जाएगी 2/3 स्मॉल एच। स्मॉल एच क्या है, हाइट ऑफ कोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो एपीस का सार्वअंतर समान है, यानी कि जो डी डिफरेंस है वो बराबर है दो एपीस का। दो एपी दी गई है हमें, उनका जी डी डिफरेंस वो बराबर है। अगर एक सीरीज का पहला पद 8 है और दूसरी का पहला पद क्या है 3 है और उनका तीसवें पद के बीच का अंतर निकालना है हमें, यानी कि दोनों सीरीज के अंदर जो T30 टर्म निकलेगी उसका डिफरेंस बताना है। सबसे पहले हमने एक सीरीज ली जिसमें हमारा a कितना है 8 दिया हुआ है, उसका डिफरेंस d है, तो हमें T30 निकालना है। T30 यानी कि Tn का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है,
अब यहाँ से आपको T30 निकालना है, तो n की जगह 30 फिल कर दिया हमने। T30 इज इक्वल टू क्या बन गया, फर्स्ट सीरीज की फर्स्ट टर्म हमने A1 ले ली, A1 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया 8 प्लस 29 डी। अब दूसरी सीरीज की बात करें तो उसके अंदर फर्स्ट टर्म हमें क्या दी हुई है, 3, ठीक है, और डी डिफरेंस है, तो इसकी T30th टर्म हमारी किसके इक्वल आएगी, T30 इज इक्वल टू A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह हमने 3 पुट करा, ठीक है, तो यहाँ से ये किसके बराबर आ गई, 3 प्लस 29 डी। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है हमें, ठीक है, पहली सीरीज की 30वीं टर्म और दूसरी सीरीज की 30वीं टर्म का डिफरेंस। तो डिफरेंस इज इक्वल टू क्या आ गया, पहली सीरीज वाली टर्म 30th टर्म क्या थी, 8 प्लस 29 डी, माइनस में दूसरी सीरीज की 30th टर्म क्या है, 3 प्लस 29 डी। जब आप इसको सोल्व करेंगे यहाँ से तो हमारे पास ये डिफरेंस आ जाएगा 5। तो इन दोनों सीरीज की जो 30वें नंबर की टर्म्स है उनका डिफरेंस है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक किले में 1000 सैनिकों के लिए 20 दिन का पर्याप्त भोजन था, लेकिन कुछ सैनिकों को दूसरे किले में स्थानांतरित कर दिया गया और भोजन 25 दिन तक चला, तो कितने सैनिकों का ट्रांसफर हुआ। इन्होंने क्या कहा, हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर 1000 सैनिकों के लिए 20 दिन का भोजन था, तो टोटल हमारे पास फूड यूनिट्स जो खाद्य इकाइयां कितनी बन जाएगी, 1000 गुना 20, यानी कि यहाँ से बन गया 20,000, ठीक है, ये हमारे पास बन गया 20,000 कुल खाद्य इकाइयां बन गई, कि इतना तो हमारे पास कुल भोजन है, ठीक है, इतना खाना है हमारे पास, भोजन की इकाइयां हैं इतनी। इन्होंने क्या कहा कि ये तो शुरू की कंडीशन थी, उसके बाद कुछ सैनिकों को दूसरे उसके अंदर भेज दिया गया, ठीक है, दूसरी छावनी के अंदर, तो जो बाकी बचे हुए सैनिक थे अब उनके लिए वो खाना जो पहले 20 दिन तक चलना था वो खाना 25 दिन तक चला। तो हमने जो ये मान लिया कि जो कुछ सैनिकों को भेज दिया, तो भेजने के बाद जो हमारे पास सैनिक बचे उनकी संख्या हमने ले ली x। अब x सैनिकों के लिए 25 दिन का खाना तो हमारा सेम रहेगा, खाने की यूनिट तो, ठीक है, वो किसके बराबर है, 20,000 के बराबर, ठीक है, क्योंकि खाने की यूनिट तो सेम है ना, इसी यूनिट को अब हमने बचे हुए सैनिकों के लिए चलाना है, ठीक है, तो x गुना में 25 बराबर आ गया 20,000 के। यहाँ से जब आपने सोल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 800, और x क्या थे हमारे, जो बचे हुए सैनिक थे उनकी संख्या ली थी, तो बचे हुए सैनिक कितने, अब 800 बचे हुए हमारे पास, ठीक है, और शुरू में कितने थे, 1000, तो यानी कि कितने सैनिकों को हमने दूसरी छावनी के अंदर भेज दिया, 1000 माइनस 800, यानी कि 200 सैनिकों को, ठीक है, तो हमने 200 सैनिकों को जो है दूसरी छावनी के अंदर भेज दिया, ठीक है। तो चलिए ये थे कुछ प्रश्न पिछले साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के। तो आप जो है वीडियोस को ध्यान से देखें, क्वेश्चनों को अच्छे से समझें और अच्छे से अपनी तैयारी करें। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।